हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स मैथ समझो, क्योंकि समझ के पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। आज मैं फिजिक्स क्लास 12 का सेक्शन ए जो कि सब्जेक्टिव है, सेक्शन ए का प्रश्न पत्र का हल लाया हूँ। चूँकि लोग लंबे लंबे वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं सेक्शन ए का सिर्फ मैं इस वीडियो में उत्तर दूंगा और अगले वीडियो में सेक्शन बी और सी का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप पहले इस सेट को समझ लेंगे। इस सेट 1 को मैं हल करने जा रहा हूं, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है फिजिक्स का। इसके लिए आपको 35 फुल मार्क्स हैं और इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। और कैसे कैसे हल करना है, कितने प्रश्नों को हल करना है, तो सेक्शन ए में कुल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेंगे। सेक्शन बी में भी आपको 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का है। और सेक्शन सी में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें केवल आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 मार्क्स का है। तो इस तरह से टोटल 35 मार्क्स होते हैं। और आपको MCQ, जो कि फर्स्ट पेपर है, MCQ वाला पेपर और ये सब्जेक्टिव पेपर दोनों मिला करके 23 मार्क्स लाना है पास होने के लिए। और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, ये आपको पहले से पता होगा, और 70 मार्क्स का थ्योरी, टोटल 100। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सेक्शन ए पहला है, विषुवतीय बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है। यहाँ क्या पूछा गया है, विषुवतीय बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण स्थिर वैद्युत विभव पूछा गया है। विद्युत क्षेत्र नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है, विद्युत विभव पूछा गया है। तो आप अगर फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। विद्युत विभव के लिए फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कि एक द्विध्रुव है, एक द्विध्रुव है, यहाँ -q और यहाँ +q। और किसी भी बिंदु पर, मान लिया ये कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर इसका जो विद्युत विभव होगा वो किस सूत्र द्वारा दिया जाता है, याद है, V इक्वल्स टू P cos थीटा बाय 4πε0 r²। ये होता है फॉर्मूला विद्युत विभव का किसी भी बिंदु पर। ठीक है, लेकिन यहाँ एक स्पेशल केस दिया गया है कि थीटा, यहाँ एक स्पेशल केस दिया गया कि विषुवतीय बिंदु पे होना चाहिए। विषुवतीय बिंदु मतलब वैसा बिंदु जो इस द्विध्रुव को ठीक 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी कि यह बिंदु P है, वो कहाँ पे है, इस विषुवतीय बिंदु पे है। तो इस स्थिति में थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस स्थिति में जब ये बिंदु यहाँ चला जाएगा तो ये थीटा एंगल जो है ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देख सकते हैं आप, समझ रहे हैं। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो आप इतना पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ आप V इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इतना ये दिखाया है कि ये कैसे 0 होगा। आपको सिर्फ, चूँकि 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, तो इसमें आप सिर्फ V इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। और अगर अच्छा हो, अगर आपको फार्मूला याद है, ये दिखा देंगे तो और भी अच्छा है, नहीं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। V इक्वल्स टू 0 भी अगर लिखते हैं तो मार्क्स मिल जाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, EMF E और आंतरिक प्रतिरोध R की एक सेल एक विद्युत धारा I खींचती है। अ सेल ऑफ EMF E and internal resistance small r draws a current I. Write the relation between terminal voltage V and
इन टर्म्स ऑफ ई, आई एंड आर। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि वी और ई क्या होता है। आपको पता होगा ईएमएफ होता है, किसी भी सेल का ईएमएफ होता है। और ये कब होता है? जब ओपन सर्किट हो, यानी खुला परिपथ में बैटरी के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, किसी सेल के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो ईएमएफ कहलाता है ई। और वी क्या होता है? वी भी बैटरी के सिरों के बीच का विभवांतर है, परंतु जब ये बंद परिपथ होता है, यानी स्विच को जब ऑन कर देंगे तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी सेल के सिरों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तब वी कहलाता है इन क्लोज्ड सर्किट। कब? क्लोज्ड सर्किट में। और जब ओपन सर्किट होगा तो उस समय जो उनके सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो ई कहलाता है, ईएमएफ जिसे कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। और ये विभवांतर। तो पूछा गया है कि आई, आर, ई और वी के टर्म्स में क्या रिलेशन है इन सभी का। तो जब ओपन सर्किट होगा तो ई का वैल्यू ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब बैटरी को सर्किट में जोड़ देते हैं और स्विच को ऑन कर देते हैं तो उससे करंट ड्रॉ होने लगता है, जिसके कारण इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कम होने लगता है। आप भी महसूस देखे होंगे कि जब बैटरी को नई खरीदी जाती है तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है, और जब बार बार इस्तेमाल किया जाता है तो वो बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगती है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये सर्किट में जोड़ दिया जाता है और बार बार इस्तेमाल करने से उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, जो कि वी कहलाता है। ठीक है, तो पूछा गया तो हमेशा ई का वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगा वी से, कभी भी। वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर होता है। ठीक है, वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ये होता है रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन वी, ई, आई एंड आर, जहाँ वी क्या है? विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ई क्या है? ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आई करंट एंड स्मॉल आर इज़ द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो आपको यही उत्तर देना है, सिर्फ इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ आपको ये लिखना है रिलेशन वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर नमन कोण 90 डिग्री। कहाँ पर नमन कोण 90 डिग्री होता है? तो इसका आंसर होगा कहाँ पे? ध्रुव पर। बस इतना ही लिखना है, ध्रुव पर, पोल पर, ऑन द पोल। पोल पे कितना होता है नमन कोण का वैल्यू? 90 डिग्री होता है। और भूमध्य रेखा पे या विषुवतीय रेखा पे कितना होता है? 0 डिग्री। याद रखेंगे। तो इसका आंसर है ध्रुव पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि आपतित लाल प्रकाश को बैंगनी प्रकाश से बदल दिया जाए तो उत्तल लेंस की शक्ति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? यानी लेंस की जो क्षमता है या शक्ति है वो क्या होगी? हाउ डज द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस वेरी इफ द इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट? रेड लाइट को क्या कर दे रहे हैं? वायलेट लाइट से चेंज कर दे रहे हैं। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या परिवर्तन होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसे पहले समझेंगे, उसके बाद में खुद ब खुद आंसर पता चल जाएगा क्या होगा। हम जानते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला से कि 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है फार्मूला। ये आपको पता होगा, ये लेंस मेकर्स फार्मूला है। और 1/f इक्वल्स टू क्या होता है? p, दैट इज़ पावर ऑफ एनी लेंस, इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, जहाँ म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, किसी भी लेंस का अपवर्तनांक है। और r1 और r2 क्या होते हैं? उसकी वक्रता त्रिज्याएँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पावर जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के समानुपाती होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी म्यू का मान अगर बढ़ता है, यानी अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो उसकी क्षमता भी बढ़ती है। किसी भी लेंस का अगर अपवर्तनांक ज़्यादा है तो उसका क्षमता भी ज़्यादा होता है। और हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं?
म्यू जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा होता है, लैम्डा होता है सॉरी, जहाँ लैम्डा क्या होता है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। यानी प्रकाश के तरंगदैर्ध्य को जब हम बढ़ाते हैं तो उसी प्रकाश के लिए उस लेंस का जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है। यानी कि इससे क्लियर है कि लैम्डा, चूँकि लाल रंग के लिए लैम्डा का मान ज़्यादा होता है, लाल रंग के लिए लैम्डा का मान ज़्यादा होता है, लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, और तो इसके लिए म्यू का मान क्या होगा, कम होगा, और बैगनी के लिए कम होता है तो म्यू का मान ज़्यादा होगा। और चूँकि म्यू का मान जब ज़्यादा होगा बैगनी रंग के लिए तो इसलिए उसका जो क्षमता होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसके लिए, वायलेट कलर के लिए, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर से समझ लेंगे इसे, एक बार फिर से समझ लेंगे। क्या मैंने कहा कि जो लेंस का अपवर्तनांक होता है वो तरंगदैर्ध्य के, लेंस का जो अपवर्तनांक होता है वो तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि लैम्डा जब बड़ा होगा तो म्यू उसका छोटा होगा, कम होगा। तो चूंकि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कम होता है, तो लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, इसीलिए इस प्रकाश के लिए लेंस का अपवर्तनांक कम होगा। यानी लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम होगा तो उसका पावर भी उसके लिए कम होगा। और वायलेट की बात करते हैं, वायलेट प्रकाश के लिए, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए तरंगदैर्ध्य कम होता है, इसलिए इसके लिए अपवर्तनांक का मान भी ज़्यादा होगा। और चूंकि अपवर्तनांक का मान जब ज़्यादा होगा तो उसकी क्षमता भी ज़्यादा होगी। तो इसका उत्तर निकल के आ रहा है कि लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, लेंस की क्षमता बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी। तो आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिखेंगे एग्ज़ाम में कि लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी, है ना। द पावर ऑफ द लेंस विल इंक्रीज। क्लियर है, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय बल के दो विशिष्ट गुण बताइए। नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में सिर्फ दो विशेषताएं पूछी गई हैं। तो पहली विशेषता लिख देंगे कि यह प्रकृति की सबसे प्रबल बल है, सबसे प्रबल बल है। नोट कर लेंगे, यह यानी कौन, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल प्रकृति की सबसे प्रबल बल है, पहला हो गया। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, इंग्लिश वाले लिखेंगे इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। और सेकंड में क्या लिखेंगे, इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स। इस बल का परास न्यूनतम कम होता है, इस बल का परास कम होता है, हिंदी में लिखेंगे इस बल का परास कम होता है। परास, रेंज, परास को क्या कहते हैं, रेंज, परास कम होता है। ठीक है, बस यही दो पॉइंट्स लिखेंगे। शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, इसकी जो इसका क्षेत्र है इस बल का वो बहुत छोटे क्षेत्र के लिए होता है। कितना क्षेत्र के लिए होता है, 10⁻⁻15 मीटर तक ये काम करता है, उससे ज़्यादा में ये काम नहीं करता, उससे ज़्यादा दूरी के लिए ये बल काम नहीं करता है। तो दो पॉइंट्स हो गए हैं। सबसे पहला क्या है, यह प्रकृति का सबसे प्रबल बल है, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर एंड इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स, इस बल का परास कम होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठोसों के क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त ईएम तरंगों, ईएम मीन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से हम क्रिस्टल का संरचना का अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर है एक्सरेज से। ठीक है, एक्सरे से हम क्रिस्टल की संरचना का भी अध्ययन करते हैं। और एक्सरे का इस्तेमाल और कहाँ होता है, चिकित्सा में भी होता है, आपको पता है। और क्रिस्टल संरचना का अध्ययन भी एक्सरे से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, नॉर गेट का लॉजिक सिंबल बनाइए। नॉर गेट किसे कहते हैं, और प्लस नॉर, और प्लस नॉट,
जब दोनों गेट को मिला देंगे तो क्या बनता है वो, नॉर गेट। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या होगा, और का सिंबल ये होता है। ठीक है, और नॉट का सिंबल क्या होता है, इस तरह से होता है। इसका 2 इनपुट होता है, नॉट का 1 इनपुट होता है। तो ये हो गया है नॉर का सिंबल। ठीक है, ये किसका सिंबल हो गया, नॉर का सिंबल। या इसी का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म भी होता है, क्या, इस तरह से, ये भी हो गया नॉर का सिंबल। तो आप चाहे तो ये एग्ज़ाम में लिख सकते हैं या तो फिर ये लिख सकते हैं, दोनों सही है। इसी का ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये। तो आपको सिर्फ सिंबल दिखाना है, कुछ नहीं लिखना है, ये या ये। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और जल्द ही मैं सेक्शन बी और सेक्शन सी के वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।